नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यासों में किस तरह की उन्होंने अभिव्यक्ति दी थी, उसका यहाँ मैं संक्षिप्त में इतिहास जो उनके द्वारा रचित है वो यहाँ पर दर्शाने का प्रयास करूंगी। प्रभा खेतान ने अपने उपन्यासों की दृष्टि में मानवीय, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक एवं मानवीय संवेदना को महत्व दिया है। साथ ही उनमें उत्पन्न तनाव, संबंधहीनता, अजनबीपन, संत्रास, कड़वाहट, टकराहट आदि को भी स्वीकार किया है। भारतीय एवं विदेशी नारी की पीड़ा का वेदनापूर्ण चित्रण उनके उपन्यासों के द्वारा दर्शाया गया है कि उसमें किस तरह की समस्याओं को उन्होंने चित्रित किया है। आधुनिक नारी के प्रति उनकी दृष्टि और अधिक संघर्षमय हो गई है। भावनात्मक स्तर पर जीवन में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की समस्या के विरोध में हमारा जो अंतर मन है वह कई बार विरोध के साथ साथ संघर्ष को भी वहां उत्पन्न होता हुआ दिखाया है। दाम्पत्य संबंधों में अंतर्द्वंद एवं आत्मसमर्पण भी तार तार होते हुए दिखाई देते हैं। धार्मिक दृष्टि से जातियों में भी दोहरी मानसिकता तथा मूल्यगत समस्याओं का सजीव अंकन उनके साहित्य में देखने को मिलता है कि उसमें किस तरह से व्यक्ति के साथ हम देखते हैं समाज का जो चित्रण है वह व्यापक रूप से दर्शाया गया है। प्रभा खेतान ने संयुक्त परिवार में होते हुए भी संघर्ष, मूल्यों के प्रति भावना व उनमें परिवर्तन को भी अपने उपन्यासों में रेखांकित किया है। प्रभा खेतान का संक्षिप्त में विवरण। प्रभा खेतान ने अपने उपन्यासों में नारी के विभिन्न रूपों को दिखाया है। इन्होंने अपने उपन्यासों का जो केंद्र है वह नारी को ही रखा है। उसकी बौद्धिक परिपक्वता, चिंतनशीलता एवं गहरी संवेदना का भी उन्होंने अपने उपन्यासों के अंतर्गत परिचय देने का प्रयास किया है। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उनमें हम देखते हैं आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी अन्य उपन्यास है। इन्होंने अपने उपन्यासों के जो पात्र हैं और उनके जीवन में जिस तरह की समस्याओं का वह एक तरह से समाधान करने का प्रयास करती है वह अनुपम और अनोखा है तथा उपन्यास के माध्यम से वह अपना अस्तित्व खोजने का भी निरंतर प्रयास करती है। क्योंकि मैंने ये आप लोगों को पहले भी बताया है, मेरी जो लगातार वीडियोस आप देख रहे हैं उसमें मैंने बताया कि व्यक्ति का जीवन किस तरह से जीता है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि परिवेश के अंतर्गत ही उसका जो परिपक्वता है, जो अस्तित्व का वर्चस्व है वो निखरता हुआ दिखाई देता है। तो वह अपने परिवेश से दूर नहीं भाग सकता, तो वह अपने परिवेश के अनुकूल अपनी बातें, अपनी रचना को एक तरह से केंद्र में रखकर अपनी बात करता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि इनके उपन्यासों में नारी अपनी बुद्धि और संवेदन प्रक्रिया से परंपराओं एवं परिस्थितियों का सामना करती हुई दिखाई देती है। आज मैं ये प्रभा खेतान के जो उपन्यासों की एक सीरीज है वो प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका पहला जो उपन्यास है आओ पेपे घर चले में लेखिका प्रभा खेतान ने किस प्रकार की अभिव्यक्ति को यहाँ पर व्यक्त किया है उसको मैं यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूंगी। क्योंकि हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में किस तरह से समस्याएं आती हैं और समस्या आने के बाद वह किस तरह से अपना जीवन यापन करता है और जीवन यापन करने के अंतराल में हम देखते हैं कि वह किस तरह से समस्याओं से घिरता हुआ दिखाई देता है और समस्याओं से जूझते हुए वह अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं हम ये भी कह लें कि धार्मिक स्थितियों से भी अपने आप को एक तरह से रूबरू करता हुआ दिखाई देता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि हम समस्याओं के समाधान ढूंढने के आधार पर अपना जीवन किस तरह से एक तरह से निराशा के स्तर पर, हताशा के स्तर पर हम दिखाई देते हैं। हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने घर की जो स्थिति परिस्थिति है उसका भी वह ब्यौरा करता हुआ दिखाई देता है। तो प्रभा खेतान ने अपने उपन्यास में इसी तरह की समस्याओं का जो रूप स्वरूप है वह रखने का प्रयास किया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि वातावरण के अनुकूल ही व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह निखरता हुआ दिखाई देता है। इस उपन्यास में आओ पेपे घर चले में उन्होंने
भारतीय समाज के साथ साथ पाश्चात्य समाज में या विश्व के स्तर पर हम देखते हैं कि स्त्री किस तरह से अपना जीवन यापन करती हुई दिखाई देती है। केवल वह भारतीय परिवेश में ही जकड़ी हुई नहीं दिखाई देती, अन्य हम देखते हैं विदेशों के आधार पर जो उन्होंने अपने उपन्यासों का स्तर रखा है, उसमें भी कहीं ना कहीं नारी की जो वेदना है, संवेदना है, समस्याओं से वह कितनी तरह से त्रस्त और अस्त दिखाई देती है, उसका चित्रण यहाँ पर उन्होंने अपने उपन्यासों के अंतर्गत करने का प्रयास किया है। जैसे कि आओ पेपे घर चले में हम देखते हैं कि उन्होंने इस उपन्यास में अनेक प्रकार से नारी के जो रूप हैं उनका यहाँ पर एक तरह से दिग्दर्शन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, दृष्टिकोण रखा है। उपन्यास के परिवेश में ऐसी स्त्रियां हैं जो अपना अपना जीवन बिना किसी रोक टोक के जीना चाहती है, क्योंकि व्यक्ति को स्वतंत्रता के आधार पर हम यह कहें कि लोकतंत्र के आधार पर सबको जीने का समान अधिकार होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी पर हम जरूरत से ज्यादा भार मतलब एक तरह से दबाव बना दे, या हम किसी का जीवन अपने अंकुश में इतना ले ले कि वह पूरी जिंदगी शोषण के रूप में अपने आप को पिसता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि हम इतिहास उठाकर देखें तो आदिकाल से लेकर या प्राचीन काल से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं चाहे वह मध्यम वर्ग की स्त्री हो या उच्च वर्ग की हो, निम्न वर्ग की हो, अनेक प्रकार की समस्याओं से पीड़ित होती हुई दिखाई देती है। लेखिका ने भी इसी पर एक तरह से प्रभाव डालने का प्रयास किया है कि किस तरह से उन्होंने विदेशी पृष्ठभूमि में नारी का जो परिवेश है उसका अनूठा चित्रण किया है। उपन्यास की प्रथम नायिका, इसमें उपन्यास में 4 नायिकाओं का वर्णन किया गया है। प्रथम नायिका 70 वर्षीय आइलिन का बेबाक रूप से अपने जीवन जीने का तरीका दिखाया गया है, क्योंकि मैंने कहा कि सबको, और इस अवस्था में तो वैसे व्यक्ति और ज्यादा स्वतंत्र होने का रूप यहाँ पर दर्शाया है, क्योंकि व्यक्ति अपने अनुसार जीवन यापन करना चाहता है। भारतीय परिवेश में तो हम देखते हैं कि कितनी तरह की बंदिशें हैं, कितनी तरह की बेड़ियां हैं, जिससे व्यक्ति तो अपने आप को उस स्तर पर अपना जीवन यापन कर ही नहीं सकता जैसा वह चाहता है। पर हम देखते हैं कि उम्र के इस पड़ाव में भी व्यक्ति कितना जिज्ञासा से, कितना इच्छा से अपने जीवन का यापन करना चाहता है, उसका यहाँ पर प्रदापन लेखिका ने दिखाने का प्रयास किया है। 70 वर्षीय आइलिन 2 पतियों और 5 प्रेमियों के होते हुए भी अपने जीवन को सुंदर रंगों से भरना चाहती है। देखिए, हमारा ये मानना है या हम देखते हैं कि व्यक्ति किस तरह से एक ही पति से दुखी मतलब हो जाता है, और यहाँ पर कितनी स्वच्छंद अभिव्यक्ति लेखिका ने नायिका के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है कि वह 2 पतियों और 5 प्रेमियों के साथ अपना जीवन यापन करते हुए भी वह अपने जीवन को उस रूप में संतुष्ट नहीं मानती है, वह और इच्छा से लबालब दिखाई देती है, जिसका यहाँ पर वर्णन किया है कि आइलिन अपने प्रेम में मतलब किस तरह से वह अपने जो पहला पति था उसी की छवि सब में देखना चाहती है, क्योंकि हम समानता के आधार पर सबको एक तरह से जांच पड़ताल करते हुए दिखाई देते हैं। जिस व्यक्ति से हम पहली बार मिलते हैं उसकी ही छटा छाया हम औरों में भी देखने का प्रयास करते हैं, पर वो हमें जब नहीं मिलती तो हमारा जो जीवन है वह उसी अवस्था को ढूंढने के लिए अनगिनत प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आइलिन को प्रेम में बार बार प्रताड़ना मिलने के बाद भी वह अपने जीवन से नाखुश नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है ना कि जीवन में हमें मन इच्छा अगर कुछ नहीं मिलता है तो हमारे जीवन में हम देखते हैं कि अवसाद, कड़वाहट या अनेक प्रकार की समस्याएं हमें घेरती हुई दिखाई देता है, और व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में अपना जीवन यापन करता हुआ दिखाई देता है। पर यहाँ पर जो नायिका है आइलिन, वह इतनी सब समस्याओं से गुजरने के बाद भी इस अवस्था में अपने जीवन से नाखुश नहीं है। वह जीने की एक तरह से आकांक्षा या प्रबल इच्छा शक्ति उसके जहन में अभी भी विद्यमान है। आइलिन दुख तकलीफ मिलने के बाद जीना चाहती है। आइलिन का दाम्पत्य जीवन खुशमय होकर नहीं बीता। 2 पतियों के होते हुए भी जीवन में अकेलापन, निराशा, हताश एवं तनाव भरी जिंदगी वह जीती हुई दिखाई देती है। पतियों से प्यार न मिलने पर वह अन्य पुरुषों के संसर्ग में भी आती है, क्योंकि प्यार एक ऐसा
भाव कह लीजिए या हम कह लीजिए ऐसा अनोखा रिश्ता है जिसे व्यक्ति, क्योंकि प्यार के द्वारा ही जीवन का जो चक्र है यह चलता हुआ दिखाई देता है। माँ अपने पुत्र से, अपने बच्चों से, अपने पति से प्यार करते हुए दिखाई देती है, और यही पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो एक तरह से परंपरा है ये हम देखते हैं आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। प्यार के बिना व्यक्ति का जीवन नीरस दिखाई देता है, वह किसके लिए जी रहा है, इस तरह के भाव उसके मन में आते हुए दिखाई देते हैं। आइलिन जिस सुख की प्राप्ति चाहती है वह सुख ना पत्नी बनकर मिला, ना प्रेमिका के रूप में मिला। आइलिन के मन में जीवन जीने की परिभाषा कुछ अलग ही थी। वह जीवन को एक तरह से खुशमय होकर जीना चाहती थी, पर हम देखते हैं कि इतने लोगों के संसर्ग में आने के बाद भी वह संतुष्टि उसको नहीं मिलती हुई दिखाई देती, जिसके कारण उसका जीवन अपने आप में नीरस ना होते हुए भी इच्छाओं से भरा हुआ दिखाई देता है। नायिका आइलिन के हम देखते हैं कि जीवन में कोई भी ऐसा संबंध नहीं रहा जो उसे उसके खालीपन को दूर कर सके। नायिका के जीवन में इतने पुरुष आए पर फिर भी उसके जीवन में सूनापन दिखाई देता है। इसी खालीपन को भरने के लिए वे अपने घर में एक कुत्ते पेपे को लेकर आती है। पेपे को वह अपने बेटे के रूप में मानती है। हम अक्सर देखते हैं अब ये जो प्रथा है, ये जो चलन है भारतीय परिवेश में भी हमें दिखाई देता है। मुझे एक इसका उदाहरण दिखाई देता है कि हम देखते हैं कि एंटरटेनमेंट एक फिल्म आई थी जिसमें हम देखते हैं कि जीवन से जो त्रस्त व्यक्ति जब जानवर को अपना एक तरह से वारिस बना लेता है या अपने बेटे के रूप में संबोधित करता हुआ दिखाई देता है, तो वहां पर वह उसकी संपूर्ण बातों को सुनना चाहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कुत्ता जवाब नहीं देता है, वह संपूर्ण रूप से उसकी बात को सुनता है, समझता है, और व्यक्ति बात को नहीं समझता क्योंकि वह अपने अभिव्यक्ति को प्रकट करना चाहता है। वो भी वहां पर ठीक है, पर व्यक्ति को एक ऐसा इंसान की आवश्यकता होती है जो उसके दुख सुख को सुन सके और किसी बात का कोई रिएक्ट ना कर सके, क्योंकि सभी व्यक्ति की अलग अलग मनोदशा है और उन मनोदशाओं में व्यक्ति किस तरह से जीवन यापन करता है उसका यहाँ पर चित्रण भी लेखिका ने करने का प्रयास किया है। मनुष्य को जीवन जीने के लिए किसी न किसी की जरूरत होती है। आइलिन अपने पति और प्रेमियों को धोखा देने वाली स्मृतियों को भुलाने के लिए पेपे को एक तरह से एकमात्र सहारा बनाती हुई दिखाई देती है, और वह अपनी अभिव्यक्ति लगातार उससे करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि संबंधों में उसे ज्यादातर बनावटीपन, कृत्रिमता का जो अनुभव कर आइलिन के मन में संबंधों के लिए एक तरह से कड़वाहट आ गई थी। उस कड़वाहट से बचने के लिए वह पेपे से अपनी आप बीती कहने का लगातार प्रयास करती हुई दिखाई देती है। वह रोने धोने से जीवन को कठिन एवं पीड़ा भय तो हो जाता है। जीवन जीने के लिए कठिनाइयों का सामना निडर होकर ही किया जा सकता है। आइलिन उम्र के इस छोर पर है जहां अधिकतर स्त्रियां ईश्वर की आराधना और भक्ति में लग जाती है, लेकिन आइलिन इस आयु में भी सेक्स के प्रति अपनी इच्छा जागृत करती हुई दिखाई देती है। जीवन जीने का जो फलसफा है वह उसके द्वारा हृदय में अभी भी संपूर्ण रूप से विद्यमान दिखाई देता है। उपन्यास की दूसरी नायिका में हम देखते हैं कि नायिका का नाम है मरील। मरील अपने पति द्वारा छोड़ी गई एक तरह से स्त्री का वहां पर किरदार निभाती हुई दिखाई देती है, जिसमें वह पति के छोड़ने पर भी रोती नहीं। मरील अपने जीवन को एक नए रूप से जीना चाहती है, क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में जब पति द्वारा स्त्री को छोड़ दिया जाता है तो लोग ये मानते हैं या उनका मानना है कि जीवन एकदम खत्म हो जाता है। किसी के छोड़े द्वारा जीवन की जो गतिविधि है, वह क्रियाकलाप है, वह रुकते हुए नहीं दिखाई देते। और आज के आधुनिक परिवेश में हम देखते हैं कि स्त्री सशक्त भूमिका में अपनी एक तरह से अदा कर रही है। वह संबंधों की एक तरह से हम कहते हैं कि संबंधों को विकास के स्तर पर होना चाहिए, पर संबंधों में जहां अवरोध, कड़वाहट आ जाए तो उस संबंधों का मुझे लगता है कि अंत होना स्वाभाविक रूप से है। तो वह अपने जीवन का एक नए फलसफा से जीना चाहती है। नायिका मरील का संबंध भी अनेक पुरुषों के साथ रहा। वह 1 वर्ष से अधिक किसी भी पुरुष से अपना संबंध नहीं रखती। मरील के पति के अन्य स्त्री के साथ भी संबंध होने के कारण मरील के साथ संबंध विच्छेद कर दिया उसके पति ने।
मरील की 2 बेटियां हैं, उन बेटियों के साथ मरील के संबंध भी बहुत अच्छे नहीं थे। बेटियों को किसी न किसी बात पर अनाप शनाप वह बोलती रहती थी। कभी कभी तो उन्हें मारने तथा अभद्र रूप से भी उन पर व्यंग कसती हुई दिखाई देती है। मरील केवल अपने बारे में ही सोचती है, बेटियों की परवाह नाम मात्र भी नहीं है। पति की बेवफाई का गुस्सा जाने अनजाने बेटियों पर ही निकलता हुआ दिखाई देता है और वह उन्हें अनेक प्रकार से पीड़ित करती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर लेखिका ने दूसरी नायिका के जो मन में उठ रही पर पीड़न की जो अवस्था है उसको दिखाने का प्रयास किया है। मरील का पति उसे छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ अपना जीवन यापन करना चाहता था। मरील पति की करनी की सजा अपनी दोनों बेटियों पर निकालती है। मरील अपने जीवन जीना चाहती है पर अपने नियमों सिद्धांतों पर। पति द्वारा छोड़ने पर वह अन्य पुरुषों के साथ संसर्ग में तो आती है, लेकिन उनसे भी उनका जो संबंध है वह आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता, जिसके कारण उसके मन में अनेक प्रकार के जो संत्रास है, कड़वाहट है, वह उत्पन्न होते हुए दिखाई देती है। तीसरी इसमें जो नायिका है वह है डॉक्टर बेरी और हेल्गा, जो अपना जीवन एक तरह से संपन्न जीवन जीने की रूप में अपना एक तरह से पात्र अपनी योजना का रूप स्वरूप वहां पर दिखाते हुए प्रतीत होते हैं। पर हेल्गा संपन्नता में भी अपने दुख को एक तरह से याद करती हुई परिवार से छुटकारा पाना चाहती है। वह अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की उसमें दिखाई देती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो एलिजा है यानी कि मिसेस डी, वह भी अपने पति का प्यार पाने के लिए हर प्रकार से समर्पित दिखाई देती है, मगर वह अपने पति का प्यार नहीं पा पाती। अनेक प्रकार से वह समस्याओं से ग्रस्त अपना जीवन यापन करती हुई दिखाई देती है और एक बार ऐसी अवस्था भी आती है जब वह आत्महत्या करने के लिए वहां पर एक तरह से प्रस्तुत होती हुई भी दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो स्त्री है वह केवल अपने परिवेश में जब वह अपना जीवन यापन करती है, चाहे वह भारतीय परिवेश है या हम कहते हैं कि पाश्चात्य परिवेश है। अगर भारतीय परिवेश में स्त्रियां इतने पुरुषों के संसर्ग में रहे तो सोचिए समाज उन्हें जीने नहीं देता है, पर पाश्चात्य संस्कृति में हम देखते हैं कि इतने पुरुषों के संसर्ग में रहने के बाद भी स्त्री एक पीड़ा से, संवेदना से, कड़वाहट से, निराशा से, अलगाव के अनेक अवसादों से गुजरती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आइलिन हो, हेल्गा हो या मरील हो, एलिजा हो, इन सभी स्त्रियां कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि स्वतंत्र होते हुए भी किसी न किसी प्रकार से अपनी समस्याओं से ग्रस्त दिखाई देती है। पूरा उपन्यास हम देखते हैं कि स्त्री को केंद्र में रखकर ही दिखाया गया है और वह किस तरह से अपने दुखों का जो स्वरूप है वह प्रस्तुत करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेखिका प्रभा खेतान ने किस तरह से वातावरण के अनुसार जीवन के प्रति इच्छा, आकांक्षा और स्वतंत्र भाव का जो रूप स्वरूप है वह दिखाने का प्रयास किया है। क्योंकि हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जब अकेलापन या एकाकीपन आ जाता है तो जीवन कितना नीरसमय होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वह अपनी बात किसी से भी कह नहीं सकता। तो इसके आधार पर वह पेपे कुत्ते को अपने पास रखती है और उसे मैं बेटे के रूप में संबोधित करती हुई भी दिखाई देती है, पर वह भी हम देखते हैं कि उससे संतुष्ट होती हुई नहीं दिखाई देती। पर 70 वर्षीय जो आइलिन है उसे जीने की जो तमन्ना, जो इच्छा और स्पष्टवादिता है वह कहीं ना कहीं उसके जीवन को सार्थक करती हुई तो दिखाई देती है। क्योंकि व्यक्ति अपनी शर्तों के अनुसार जब जीवन यापन करता है तो वह जब अनिर्णय लेता है तो कहीं ना कहीं वह उससे सहमत होता हुआ दिखाई देता है। बनावटीपन के कारण हम देख रहे हैं कि संबंधों में कितनी रिक्तता आ गई है कि हम एक संबंध को बचाने के लिए अनेक संबंधों से भी हम एक तरह से उसका क्या रूप स्पष्ट रूप से नहीं एक तरह से दिखा पाते, जिसके कारण संबंधों में हम देखते हैं दिखावापन या कृत्रिमता का भाव निरंतर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि व्यक्ति अपने कई प्रकार के मुखौटों
को लेकर चलता है, दोहरी मानसिकता के आधार पर अपना जीवन यापन करता है। जैसा वह आंतरिक रूप से है वैसा वह बाहरी रूप से नहीं दिखाई देता है, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। आर्थिक रूप से हम देखते हैं कि स्वतंत्र या सशक्त होने के बाद भी समस्याएं व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती हुई दिखाई देती है। वह अनेक प्रकार के संघर्ष और द्वंद्वों के कारण अपना जीवन यापन करता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद।